Good morning, beta. Just yesterday I was busy with some work, so I could not take the class, है ना। फिर थोड़ा बहुत ये भी सोचा, इतने दिनों से रेगुलर क्लास हो रही है तो एक आध दिन आप लोगों को रेस्ट दे देते हैं। सो रेस्ट मिला तो अच्छा लगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. है ना। सो समटाइम्स इस प्रकार का रेस्ट भी काफी काम का होता है। ठीक है, चलिए ओके। सो जस्ट अ मिनट, just let me take out the okay, yes, just wait for a minute. Is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just wait, है ना। So ये हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा था, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो हमने ऑटोमन एम्पायर वाला केस पढ़ लिया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I might have shown you the video also. मैंने आप लोगों को वीडियो भी शो किया था, where I told you that what the रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज जो थे वहां पर थे, है ना। ये वाला मैप बताया था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the population living over there is of Slavs. वहां जो पॉपुलेशन थी, जो आम जनता रहती थी, है ना, तो उनका एथनिसिटी क्या कहलाता था? स्लाव्स। Now, a large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. यानी जो बाल्कन रीजन के लोग थे ना, जो बाल्कन रीजन था, दैट इज दीज कंट्रीज। तो इस हिस्से पर उस जमाने में किसका कंट्रोल था? ऑटोमन एम्पायर का। किसका कंट्रोल था? Ottoman Empire. Now, the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाल्कन्स एरिया में, कौन से, जो बाल्कन एरिया है वहां पर कौन सा नेशनलिज्म डेवलप हुआ? क्या डेवलप हुआ? Nationalism. इन कंट्रीज में, ये जो आज के प्रेजेंट डे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के एरिया में, उन देशों के उन इलाकों में क्या डेवलप होना शुरू हुआ? नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, विथ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो इन इलाकों में जब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ, तो उस नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ, नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ इन इलाकों में जो ये एरियाज थे, इन एरियाज में धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होने का एक प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक, अब ये इंडिपेंडेंट होने का प्रोसेस क्यों शुरू हुआ? ठीक है, उसका मेजर रीजन क्या है कि जो ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर में जो रूलर्स थे, रूलर्स वेर मुस्लिम। ऑटोमन एम्पायर में रूलर्स कौन थे? Muslim. मुस्लिम। ऑटोमन एम्पायर में रूलर्स कौन थे? Muslim. Who were the rulers in Ottoman Empire? Muslim.
Muslims. ठीक है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन ऑटोमन एम्पायर में रूलर थी। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. ये जितने भी एरियाज थे, रोमानिया, बुल्गारिया, इस इलाके में जो पॉपुलेशन थी वो कौन से रिलीजन को फॉलो करती थी? क्रिश्चियनिटी को। दे फॉलो विच रिलीजन बेटा? Christianity. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So they follow which religion? Christianity. Christianity. यहाँ तक बात आई समझ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So all through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success. So all through the 19th century, वो जो पूरी 19th century थी, 19वीं शताब्दी, उसमें ऑटोमन एम्पायर जो था, ठीक है, वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, बट वेरी लिटिल सक्सेस, उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक, इसके कारण क्या हुआ? वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट। अब यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट मतलब उतना हिस्सा ऑटोमन एम्पायर का जो कौन से कॉन्टिनेंट में था? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर का वो हिस्सा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में था, दे ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। एक एक करके ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर होते चले गए एंड दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? Independence. यहाँ तक बात है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, the Balkan people base their claims for independence or political rights on nationalism and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. तो जो बाल्कन पीपल थे, बाल्कन पीपल्स मीन्स इस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, है ना, इन लोगों ने क्लेम किया, यानी इस एरिया के लोग ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। वो क्यों इंडिपेंडेंट करना चाहते थे? क्योंकि उनका क्या कहना था कि पुराने इतिहास में पहले से वो लोग क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी हम सदियों पुराने ऑटोमन एम्पायर के पार्ट नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले, 100-150 साल पहले ही ऑटोमन एम्पायर ने हमारे ऊपर कब्जा किया है, इसलिए वी आर नॉट रेडी टू रिमेन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो रिबेलियस नेशनलिस्ट थे, रेबेलियस नेशनलिस्ट थे बाल्कन एरिया में, है ना, उन्होंने क्या कहा? They thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. उन्होंने ये बोला कि ये अपनी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, यानी जो आजादी उनसे 100-200 साल पहले छीन ली गई थी, उस आजादी को वो क्या करना चाहते हैं? वापस प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, है ना, ये जो अलग अलग एरिया के लोग थे, ये क्या चाहते थे? ये अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र करना चाहते थे, परंतु इतने एरियाज में, रोमानिया, बुल्गारिया, अपने आप में भी इनमें क्या थी? आपस में लड़ाई थी।
इनमें आपस में क्या थी? लड़ाई। ठीक है। सो व्हाट दे वांट, दे डिफाइन देयर ओन आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। यानी एक तरफ तो इतने एरिया के जो लोग थे, जो स्लाव पॉपुलेशन थी, वो ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, आजाद होना चाहती थी। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ, ठीक है, ये लोग अपने आप को सेपरेट रखना चाहते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण वो जो बाल्कन एरिया था, वहां का जो इलाका था, इट बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। उसमें क्या हुआ? बहुत इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होना शुरू हो गया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. उस Yes, एरिया में sir. क्या शुरू हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होना शुरू हुआ। इतना आया? Yes, sir. है ना? अभी हम इसको, इस कंडीशन को यदि अच्छे से समझना चाहें तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं? India. अब जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, किसकी लड़ाई चल रही थी? आजादी की, फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, ठीक है, इंडिया में दो बिग रिलीजियस पॉपुलेशन ग्रुप थे। हिंदुस्तान में दो बड़े पॉपुलेशन ग्रुप थे। हिंदुस्तान में क्या थे? दो बड़े पॉपुलेशन population group. वो जो दो बड़े पॉपुलेशन ग्रुप थे वो कौन कौन से थे? मुस्लिम एंड हिंदूज, है ना? तो एक तरफ तो क्या था, हम लोग ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिशर्स से आजाद होने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ दोनों रिलीजियस ग्रुप्स में क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी कि आजाद होने के बाद में हम क्या करेंगे? अपने अपने इंडिपेंडेंट कंट्री एस्टैब्लिश करेंगे। कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर। तो उन लोगों को जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो ना सिर्फ वो अंग्रेजों से आजाद हुए, बल्कि अपनी सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी सेपरेट स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अलग अलग कंट्रीज बना ली। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. और उसका नतीजा आज क्या है कि जितना इलाका, जितना एरिया उस जमाने में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, आज उसमें कितने कंट्रीज बन गए हैं? 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो वही कंडीशन जो थी, वही की वही सिचुएशन यूरोप के उस एरिया में थी जिसको क्या कहा जाता था? बाल्कन एरिया। तो हर एक इलाके के जो लोग थे वो ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को स्वतंत्र, ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? और उसके साथ साथ वो ये चाहते थे कि वी विल फॉर्म आवर सेपरेट नेशन। तो इस चक्कर में क्या हुआ? द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर बहुत ज्यादा टसल, झगड़ा या विवाद शुरू हो गया। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. The Balkan states were fiercely jealous of each other. जो बाल्कन स्टेट्स थे, हर एक एरिया एक दूसरे से जेलस, एक दूसरे से शत्रुता रखता था। एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर।
और हर एक एरिया क्या चाहता था कि जब हम ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो तो हमें दूसरे के कंपैरिजन में क्या मिल जाए, ज्यादा एरिया, ज्यादा इलाका मिल जाए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Good. So matters were further complicated. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. Now, matters were further complicated, यानी ये जो विवाद है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, और भी ज्यादा बढ़ गया। क्यों? Because the Balkans became the scene of big power rivalry. जो बाल्कन्स थे वो बड़ी ताकतों के झगड़े में उलझ गए, यानी जो बाल्कन रीजन के कंट्रीज थे वो किसके झगड़े में उलझ गए? Big power. बिग कंट्रीज के झगड़े में उलझ गए, है ना। जैसे अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा चलता है। Yes, sir. Yes, sir. अब इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा शायद बड़ी आसानी से सुलझ जाए, परंतु ये सुलझता क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है कि वर्ल्ड में दो, और आज के तारीख में देखें तो 3 पावरफुल कंट्रीज हो गई हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। ठीक, अब होता क्या है कि जब रशिया इंडिया के साथ में आ जाता है तो अमेरिका किसके साथ हो जाता है? China. Pakistan. है ना। अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने तो इंडिया ने क्या किया? अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू की। क्लियर? अब जब हमने अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू करी तो रशिया हमसे नाराज हो गया। रशिया अब किसके फेवर में चला गया? Pakistan. Pakistan. समझ में आया? Yes, Yes, sir. तो अब हो क्या रहा है कि हमारा झगड़ा तो भाड़ में गया, हमारा मैटर तो भाड़ में गया। अब वो दोनों कंट्रीज जो हैं अपनी दुश्मनी किसके जरिए? हमारे जरिए सेटल कर रही है। गेटिंग द पॉइंट? Yes, Yes, sir. सो वही कंडीशन कहाँ बनी? इस एरिया में भी बनी। द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर रिबेलियन। बाल्कन्स जो थे बड़ी ताकतों के कंट्रोल में आ गए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. ठीक है? So during this period, यानी इस समय there was intense rivalry, यानी ये जो यूरोपियन पावर्स थी, है ना, जो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज थी, कौन कौन सी? फ्रांस, रशिया, जर्मनी एंड ब्रिटेन। स्पेन भी था, पुर्तगाल भी था। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो कंट्रीज थी, इनमें एक दूसरे के साथ क्या थी? रिवैलरी, शत्रुता थी, दुश्मनी थी। दुश्मनी क्यों थी? ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। ट्रेड एंड कॉलोनीज मतलब बिजनेस को लेकर के। तो वो टाइम पीरियड था जब हर एक यूरोपियन कंट्री कॉलोनाइजेशन में बिजी थी। कॉलोनाइजेशन मतलब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों पर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। ठीक, सो दिस रिवैलरी वेर वेरी एविडेंट। उनकी ये जो दुश्मनी थी, ठीक है, उसका खेल का मैदान क्या बन गया? बाल्कन रीजन बन गया। खेल का मैदान यानी हर एक यूरोपियन कंट्रीज, हर एक यूरोपियन पावर्स क्या करना चाहती थी? इस बाल्कन रीजन के इलाके पर अपना कब्जा करना चाहती थी। इसलिए क्या हुआ?
हर एक यूरोपियन कंट्रीज किसी एक रीजन के फेवर में आती थी तो बाकी की कंट्रीज उसके अगेंस्ट में चली जाती। ठीक, सो ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkan and extending its own control over the area. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे अभी फिलहाल में अफगानिस्तान का केस चल रहा है, किसका? Afghanistan. है ना? अब अफगानिस्तान जो है, इट इज ए कंट्री विच हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अफगानिस्तान में बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स अवेलेबल है। इतनी बात आई समझ में? Yes, 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 sir. Yes, sir. है। तो Yes, sir. आज से 40 to 45 इयर्स बैक, 40-42 साल पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रशिया ने क्या किया? अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में किया। अब ये कंडीशन किसको एक्सेप्टेबल नहीं थी? अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये कंडीशन किसे एक्सेप्टेबल नहीं थी? USA. अमेरिका. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यह कंडीशन अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो जब रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका ने रशिया को भगाने के लिए, अफगानिस्तान से भगाने के लिए तालिबान को डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, और तालिबान से हार के रशिया जो है अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। तो फिर अफगानिस्तान पर कुछ दिनों बाद किसने कंट्रोल कर लिया? अमेरिका ने। अब की बार रशिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया और अब अमेरिका जो है तालिबान से डर के भाग गया। तो आज के तारीख में तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? रशिया और चाइना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो दो पावरफुल कंट्रीज हैं, इन दो पावरफुल कंट्रीज के पावर गेम में रिसोर्सेस पर कंट्रोल करने का इनका जो खेल है, इस खेल में कौन फंस जाते हैं? स्मॉलर कंट्रीज फंस जाते हैं। तो वही किस्सा, वही कंडीशन कहाँ बनी? इस इलाके में भी बनी। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans. बाकी की जो कंट्रीज हैं उनको क्या इसने अपने कब्जे में करना शुरू किया एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और उस इलाके पर उन्होंने अपना कब्जा करने की कोशिश की। This led to a series of war in the region and finally concluded into a First World War. इसके कारण क्या हुआ? इस बाल्कन रीजन में सीरीज ऑफ वॉर, लड़ाइयां शुरू हो गई। हर 2-4 साल में, 5 साल में एक कंट्री दूसरे कंट्री पर क्या कर देती थी? अटैक कर देती थी। और ये दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ? इट फाइनली कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वाज फाइनली कन्वर्टेड इनटू First First World War. First World War. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now, the nationalism aligned with imperialism led Europe to the disaster in 1914. वो जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ, उस नेशनलिज्म में
कौन सा? डेमोक्रेसी तो अलग हट गया और नेशनलिज्म के साथ किसका इंटीग्रेशन हुआ? इंपेरियलिज्म का। ठीक है, सो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। इसका नतीजा 1914 में सामने आया, जब अपने एरिया को, अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपांशन करने का जो सिस्टम इन यूरोपियन कंट्रीज ने चलाया था, ठीक है, वो एरिया ऑफ एक्सपांशन किसमें कन्वर्ट हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हुआ। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, in many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. ठीक है, so वर्ल्ड की बहुत सारी जो कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने 19th सेंचुरी के आसपास इंपीरियल डोमिनेशन यानी इस कॉलोनाइजेशन का विरोध करना शुरू किया। अब कॉलोनाइजेशन का विरोध यानी यूरोपियन कंट्रीज ने वर्ल्ड के जिन कंट्रीज पर कब्जा करके रखा था, उस कब्जे को, उस कंट्रोल को हटाने का इन्होंने क्या किया? कोशिश करना शुरू की। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist, in the sense that they all struggled to form independent nation state, and they were inspired by a sense of collective national unity forged into confrontation with imperialism. ठीक है, ये जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है ना, उसके कारण क्या हुआ? एक एक करके वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो 19th सेंचुरी में आजाद होना शुरू हुए, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल यूनिटी में कन्वर्ट किया, फॉर्ज इनटू कॉन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म। ये जो यूनिफिकेशन, ये जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी डेवलप हुई, वो किसके कारण डेवलप हुई? कॉन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म। अब कॉन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म मतलब जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हुआ? ये नेशनल यूनिटी डेवलप हुई। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ना Yes, sir. अभी यहां हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Over, the chapter is also over, and our syllabus for FA1 is also over. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so dear students, since some time is left, I would like to show you a small video. Okay, just. ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। साल 121 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है। भारत में हर साल 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी। एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी भारत में सबसे कम है। भोजन की सबसे ज्यादा बर्बादी घरों में होती है। दुनिया में उपलब्ध भोजन का 17% सालाना बर्बाद होता है। हर साल देश में बर्बाद होता है लाखों टन खाना।
हर भारतीय हर साल 50 किलो खाना करता है बर्बाद। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट में खाने की बर्बादी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार खाने की बर्बादी के सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो चौंकाने वाली और हमें सचेत करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया, जो कुल उपलब्ध खाने का 70% है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खाना घरों, खुदरा दुकानदारों, रेस्टोरेंट समेत भोजन करवाने की अन्य जगहों पर बर्बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खाना घरों में बर्बाद होता है, उसके बाद होटल, रेस्तरां समेत खाना खिलाने वाली अन्य जगहों पर और फिर खुदरा दुकानों में। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2019 में प्रति व्यक्ति 121 किलो खाने की बर्बादी हुई। इसमें घरों में 74 किलो प्रति व्यक्ति यानी सबसे ज्यादा करीब 61% बर्बाद हुआ। वहीं खाद्य सेवाओं में 32 किलो प्रति व्यक्ति और रिटेल में प्रति व्यक्ति 15 किलो की बर्बादी हुई। दुनिया एक तरफ लगातार भुखमरी की स्थिति में है और ऐसे में पौष्टिकता और हर किसी को खाना देने की मुहिम के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी आपने कभी देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशंस में वर्ष 2023 को यानी 2 साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे। अब फिर यूएन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है। एशियाई देशों की बात करें तो अच्छी बात यह है कि भारत में बर्बादी बाकी एशियाई देशों के मुकाबले कम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति सालाना 50 किलो, बांग्लादेश में 65 किलो, मालदीव में 71 किलो, पाकिस्तान में 74 किलो, श्रीलंका में 76 किलो, नेपाल में 79 किलो, अफगानिस्तान में 82 किलो प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद होता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार खाने की बर्बादी को रोकने की अपील करते रहे। हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है। अगर भारत में वर्ष 2019-20 में हुए अनाज, तिलहन, गन्ना और बागवानी के कुल उत्पादन को जोड़ दें तो ये बर्बाद हुए खाने के वजन के बराबर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जितना खाना 2019 में बर्बाद हुआ उससे 40 टन वाले 2 करोड़ 30 लाख ट्रक में पूरी तरह से भरा जा सकता है और इन तमाम ट्रकों को एक सीध में रखा जाए तो पृथ्वी के 7 चक्कर लग सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं खाने की बर्बादी दुनिया में कितनी हो रही है। ऐसे में हमें खाने की बर्बादी नहीं करने का प्रण करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट जी। तो इतना खाना हम रोज बर्बाद कर देते हैं। हर साल कितना बर्बाद करते हैं? 50 किलो हर व्यक्ति बर्बाद करता है। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ है। पूजा मक्कड़, ये सच है, ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जब आता है तो उसमें भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर रोज भूखे सोते हैं और भूखे सोने को मजबूर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी देश में जब मोटापे के आंकड़े आते हैं तो ये भी पता चलता है कि भारत में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम के तौर पर बढ़ती चली जा रही है। यानी कि हम न केवल खाना बर्बाद कर रहे हैं बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से बीमार होता जा रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि भारत में 2 भारत बसते हैं, एक इंडिया में और एक भारत है। वही तस्वीर एक बार फिर से इन आंकड़ों के जरिए सामने आई है। अभी तक ये आंकड़े जरूर सामने आते थे कि शादी और समारोहों में भारत में सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी होती है, उसके बाद रेस्टोरेंट में होती है। लेकिन ये जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि घरों के अंदर 50 किलो प्रति व्यक्ति साल भर में खाना बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब यही है कि हम लोगों में अभी भी ये समझ नहीं आई है कि जिसके पास खाना है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके
कैसे किसी भूखे का पेट भरा जा सकता है और खुद को मोटापे से बचाया जा सकता है। लेकिन ये आंकड़े जो है ये इस वक्त घर में बैठे हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे कि क्या वो जरूरत से ज्यादा खाना न केवल बना रहे हैं बल्कि खा रहे हैं और उसके बाद बर्बाद कर रहे हैं। और इसी वजह से ओबेसिटी के आंकड़े हो, चाहे मोटापे के हो, चाहे मैल नरिशमेंट यानी कुपोषण के आंकड़े हो, दोनों बढ़ रहे हैं। ये काफी चिंता वाली बात है। तो देखो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूजा कि ज्यादा खाना बन रहा है, ज्यादा खाया जा रहा है, खाना बर्बाद भी किया जा रहा है। तो कम से कम उतना ही बनाए जितना आप खाएं, और अगर बचता है तो फिर किसी भूखे का पेट आप भर दें और खुद आप मोटापे से बच भी सकते हैं। ऐसा करके आज जरूर आप ये संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए। जो लोग भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए और फिर कुछ करना चाहिए। यस, अभी ये बताओ कि आप में से कितने लोग, ईमानदारी से बताना, हाउ मेनी ऑफ यू आर लीविंग फूड इन योर यूटेंसिल्स? अपने भोजन की थाली में कितने लोग खाना किसी न किसी प्रकार से छूटा छोड़ देते हैं? यस, कृष्णा एकरे। यस सर। हाँ, थाली में झूठन छूटती है? सर जब पसंदीदा सब्जी होती है तब नहीं छूटती है, और जब नहीं होती है तब छूटती है। तो जैसे मान लो मुझे कृष्णा एकरे नाम का स्टूडेंट पसंद नहीं है, तो क्या उसको छोड़ दूं? गूगल क्लासरूम से हटा दूं? यस कृष्णा, जवाब दो बेटा। नो सर। नहीं भाई, खाने में तुम्हारी पसंद है तो शायद हमारी भी हो सकती है। क्या हो सकती है या नहीं? यस सर। हाँ, चलो, तो क्या खाना छोड़ेंगे? नहीं सर। ठीक है, तो आज से तुम्हारी थाली में खाना छूटेगा? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, चलिए रिद्धि बुरड़कर। माइक प्रॉब्लम। अच्छा, माइक प्रॉब्लम। आकांक्षा श्रीवास्तव। यस सर। हाँ, थाली में खाना छूटता है क्या बेटा? नहीं सर, जितनी जरूरत है उतना ही सर्व करना चाहिए। नहीं उतना, तुम तो तुम्हारी बात बताओ। कल नहीं। शाम को भोजन किया था तो थाली में टमाटर और मिर्ची अलग निकाल के रख दी थी? जल्दी बताओ। मिर्ची मिर्ची। हाँ, टमाटर और मिर्ची अलग निकाल के रख दी थी ना, थाली में से सरका के रख दिया था। यस यस हाँ, सर। और चावल के भी थोड़ा सा चावल भी छूट गया था, छूटा था ना बेटा? हो सकता है सर। हाँ, तो अभी जो डेटा हमने देखा तो साल भर में आकांक्षा श्रीवास्तव कितना खाना बर्बाद करती है? साल भर में आकांक्षा श्रीवास्तव 50 सर। वर्ल्ड एवरेज देखें तो साल भर में आकांक्षा श्रीवास्तव 121 केजी खाना बर्बाद करती है। यह अपने बॉडी के वजन का 3 गुना है ना बेटा? अभी मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये सारे बच्चों के लिए है ना? एक दो ऊपर से मैंने एग्जाम्पल लेना शुरू किए, बट इट इज अ मैटर फॉर ऑल ऑफ अस। क्या हमें खाना बर्बाद करना चाहिए? नो सर। नहीं। नो सर। आज से each and every student of 10th standard must take not a pledge, है ना, but must take an effort
कि हमारे थाली में खाना बर्बाद ना हो। ना हो। ना हो। अब ये बताओ कि खाना बर्बाद नहीं हो तो वो कैसे होगा? मनोजय क्या लिमिटेड करेंगे? खाना लो। लिमिटेड जितना खाना खाओ लें। उतना ही लो। जितना हम खा सकें उतना ही भोजन हम क्या करें? हमारी थाली में सर्व लें। करें। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस सर। यस है सर। ना? Yes, sir. Yes, तो sir. एक साथ थाली में 4 रोटी रखने के बजाय हम कितनी कितनी रोटियां लेंगे? दो। एक। No. पहले दो रोटी ले लो, क्योंकि हमें अंदाजा है कि हमने भोजन की शुरुआत की है, तो 2 रोटी तो हम खा लेते हैं। तो 2 रोटी लें, उसके बाद फिर एक साथ 2 न रखें, फिर कितनी रखेंगे? एक एक रखो, या अंदाजा लग जाए तो आधी रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और घर में भी इस बात की कोशिश करें कि हम खाना उतना ही बनाएं जितना जल्दी हो। जितना हम खा सकें। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आज किस किस की थाली में भोजन छूटेगा, जल्दी बताओ। किसी के नहीं। किसी के नहीं। बिल्कुल किसी के भी नहीं। बिल्कुल सफाचट चकाचक होना चाहिए, है ना? यस। यस और सर। ये जो चीज है, ये मैंने अभी लगभग, वैसे काफी पहले से मालूम था, बट आई हैड लर्न द लेसन, ठीक है, 25 to 30 डेज बैक, जब मैं अपने कुछ टीचर्स साथियों के साथ इधर जो ऊपर की तरफ पहाड़ दिखते हैं ना, यस सर। यस सर। इन माउंटेन्स हिल पे मैं पिकनिक पर गया था। तो पिकनिक का एंजॉयमेंट अपनी जगह था, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि इतनी गरीबी है कि पीपल आर स्टिल लिविंग इन जस्ट द मड हाउसेस। झुग्गी झोपड़ी की स्थिति है ना? बच्चों के पास कपड़ों की स्थिति इतनी खराब है कि जस्ट कह नहीं सकते। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि व्हाई द ह्यूमन बीइंग इज टॉयलिंग ऑल द डेज फॉर दिस। इतनी दिन भर मेहनत क्यों करता है कि शरीर पर 2 कपड़े हो, है ना, 2 जोड़ी कपड़े हमारे पास कम से कम हो, और अच्छा भोजन हम पर्याप्त कर सकें। और उस दिन के बाद से बच्चों, मैं जब भी अपने घर में भोजन करता हूं तो इतना कैलकुलेटेड खाना मैं थाली में लेता हूं, और कोशिश करता हूं कि कुछ भी मेरी थाली में छूटन ना छूटे, ठीक है। तो मैंने क्या प्रैक्टिस किया कि सबसे पहले दाल चावल सब्जी रोटी हमारे सभी के घर बनती है, तो सबसे पहले मैं रोटी खाता हूं, है ना, अपना जितना भी मेरा डाइट है उसके हिसाब से। इसके बाद में मैं चावल लूंगा, और उस चावल में मेरे पास जो सब्जी थाली में ऑलरेडी है उसे मिक्स करता हूं, और उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट में मैं क्या लूंगा? दाल लूंगा। दाल। क्योंकि जो सब्जी है वो रोटी से खत्म शायद नहीं होगी, पर दाल चावल के साथ मिक्स होकर के पूरी फिनिश हो जाती है। एंड आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ दीज 25 to 30 डेज, शुरू में मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम गया, बट इन 20 से 25 दिनों में मैंने अपने आप को इतना हैबिचुअल करने की कोशिश करी कि नाउ आई एम कंफर्म कि मेरी थाली में भोजन वेस्ट छूटता नहीं है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मालूम है क्या है? हमारी थाली में जो भोजन छूटता है उसको हम झूठी थाली कहाँ रखते हैं बेटा? वॉश बेसिन में रखते हैं। यस सर। यस सर। जब हम वॉश बेसिन में उसको रख देते हैं और
बर्तन धोए जाते हैं, चाहे कोई भी धो, तो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें से कुछ फूड आइटम्स धोते समय कहाँ चला जाता है? वॉश बेसिन के ड्रेनेज में। कहाँ जाता है? ड्रेनेज में। जाता होगा ना थोड़ा तो जाता होगा। यस सर। और ब्लॉक हो जाता है। वो जो भोजन वॉश बेसिन के ड्रेनेज में जाता है, उसके कारण कई बार ड्रेनेज पाइप चोक हो जाएंगे, या ड्रेनेज पाइप यदि चोक नहीं होते हैं तो वो जो भोजन है वो अंदर जाकर के क्या होगा? डिकम्पोज होगा। क्या होगा? आप लोगों को यदि ध्यान हो या कभी एक्सपीरियंस किया हो तो हमारे घर के किचन में वॉश बेसिन के पास से कभी कभी फाउल स्मेल आता है, बदबू टाइप की कभी कभी आती है। यस सर। तो उस फाउल स्मेल का सबसे बड़ा रीजन क्या है? फूड डिकम्पोजिशन ऑफ वो जो फूड नीचे डिकम्पोज हो रहा है ना। सो यदि हम कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट करें? यदि हम फूड आइटम खराब ना करें, ठीक है, सो हम बहुत सारी चीजों में क्या कर सकते हैं? सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। तो आज से किसी की भी थाली में भोजन छूटा नहीं छूटना चाहिए। गॉट इट? यस सर। यस सर। एंड स्लोली, और आज यू शुड टेल दीज थिंग्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, है ना। घर में भी आपके छोटे भाई बहन है, कोशिश करो उनको भी बताओ इतना बर्बादी होता है, तो वी शुड ट्राई नॉट टू वेस्ट फूड। गॉट इट बेटा? यस सर So that's all for today, live class friends. Thank you. Goodbye. Thank you. Enjoy.